हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, मतलब कि नए नए शहरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नए नए ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो उस समय पे नए शहर बन रहे होंगे, नए ट्रेडर्स उभर के आ रहे होंगे, जो बड़े लेवल पे बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे। तो इन प्रकार के शहर और इन प्रकार के व्यक्तियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है, इन द 16th and 17th centuries यूरोपियन कंट्रीज वेयर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स which had become popular both in Europe and Western Asia। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कहा गया है। कहा गया इन दी 16th and 17th centuries, 16th और 17th सेंचुरी का लगभग ये बात कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज वेयर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, मतलब यूरोपियन कंट्रीज का मतलब ब्रिटिशर्स का बात हो रहा है यहाँ पे। उन लोगों ने स्टार्ट किया खोजना अलग अलग जगह को कि भैया हमको कहाँ से सस्ते में मसाला और कपड़ा मिल सकता है। विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया, मतलब कहने का हुआ कि यूरोप के लोग, थोड़ा बहुत वेस्ट एशिया के लोग। वेस्ट एशिया का मतलब लगभग हो गया आपका यूरोप ही कह रहा है वो, ठीक ना, क्योंकि एशिया के वेस्ट में हमारा क्या पड़ता है, एशिया के वेस्ट में ही लगभग हमारा यूरोप पड़ता है। तो ये इन लोगों को 16th-17th सेंचुरी में अलग अलग जगह को खोजना था जिस जगह से इनको सस्ते में मसाले और कपड़े मिल सके, ताकि ये वहां से सस्ते में खरीद के दूसरे जगह पे जाके महंगे दाम में बेच सके, ठीक ना। तो ये इन लोगों का सर्चिंग स्टार्ट हुआ। आगे, इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा हु ओन अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स। हमारे इंडिया के अंदर दो बहुत बड़े ट्रेडर, दो बहुत बड़े व्यक्ति, पहला था हमारा मुल्ला अब्दुल गफूर, ठीक, ये पहले व्यक्ति थे, और दूसरा था विरजी वोरा। इन दोनों व्यक्तियों के पास इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पे सीप था। और ऑब्वियस ये बात है, इसके पास सीप है तो ये अपने सीप का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते होंगे, ट्रेडिंग के लिए ही करते होंगे। यहाँ से सामानों को खरीदना, बाहर में जाके बेचना, इन प्रकार की चीज़ों को ये करते थे। द यूरोपियन कंपनीज यूज्ड देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स्ड ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट। अब देखो, चूंकि इंडिया में इनके पास सीप बहुत ज़्यादा था, तो इंडिया में ज़्यादातर ट्रेडिंग कौन करता होगा, इसी के सीप से होता होगा। लेकिन अंग्रेजों को दिखा कि यार हमारे रहते हुए ये इतना ज़्यादा कैसे कर सकता है ये सब चीज़। तो अंग्रेजों ने एक के बाद एक इनके शिप्स के ऊपर हमला करना, इसके शिप्स को अपने कब्जे में करना और उन सारे जगह को अपने कब्जे में कर लेना जिस जगह पे पहले इन लोगों का अधिकार हुआ करता था। अंग्रेजों ने ऐसा ही किया हमारे इंडिया में, लगभग हर जगह पर इन्होंने वही किया। हमारे ज़मीन को धीरे धीरे वो लोग हड़पते चले गए और हम लोग चुपचाप देखते चले गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो दो नाम आपने यहाँ पे सुना, मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा, इनके पास इंडिया में बहुत सीप था और इंडिया में उस समय पे इन्हीं दो लोगों के सीप से ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह होता था। अंग्रेजों ने देखा तो लगा कि यार ज़्यादा कमाई तो ये लोग कर रहे हैं, सीप से इधर उधर लेके जाना सामान, तो पैसा तो ये लोग कमा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इनके सीप्स को कब्जा करना, उसके जगह को हथिया लेना, अंग्रेजों ने ये सब चीज़ करना स्टार्ट किया। और अंग्रेजों ने बोला कि अब तुम हमारे लिए एजेंट के तौर पे काम करोगे। सोचो, मतलब जो आदमी इतना अमीर आदमी है इंडिया का, मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी वोरा, इन दोनों को क्या बोलने लगे अंग्रेज कि तुम लोग अब हमारे लिए काम करोगे। सोचो, तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए झटका था तरीके से। Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent। और आखिरकार वही हुआ, इन सभी को अंग्रेजों ने डरा के धमका के सबको बिजनेस से बाहर निकाल दिया अंग्रेजों ने, और अंग्रेज खुद क्या हो गए वहाँ पे, पावरफुल हो गए। मतलब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इन सभी के शिप्स पे कब्जा जमा लिया। और अंग्रेज ये आज से नहीं, शुरू से करते आ रहे थे, इनका वही हरकत ही रहता है, दूसरे के चीज़ों पे हमला करो, कब्जा कर लो, अपना बना लो, है ना। तो जहाँ ये लोग पहले अपना इतना बड़ा लेवल पे बिजनेस करते थे अपने सीप से, अब ये लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इनका जगह अब ले कौन लिया है, अंग्रेजों ने ले लिया है, ठीक ना। तो अंग्रेज एक तरीके से हमारे इंडिया में क्या बन गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया।
The increase in demand for goods like textiles lead to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people taking them up. अब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा था, लोगों को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का शौक भी जग रहा था, तो उन सभी लोगों ने मतलब जो बिजनेसमैन थे खास करके उन लोगों ने बिजनेस अपना थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, यदि कपड़े का डिमांड बढ़ेगा तो बताओ क्या स्पिनिंग नहीं बढ़ेगा? स्पिनिंग मतलब कपड़े का धागा बनाना, पहले धागा बना के वीविंग, वीविंग का मतलब हो गया कपड़ा का बुनाई करना, उसके बाद ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब हो गया उसको साफ करना, उसके बाद डाइंग, डाइंग का मतलब हो गया उस पर रंग चढ़ाना। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि जैसे जैसे कपड़ों का डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगा, जैसे जैसे कपड़ों का डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगा, वैसे वैसे कपड़े बनाने का जो बिजनेस है वो भी बढ़ता चला गया। चाहे धागा बनाना हो, कपड़ा बुनना हो, कपड़ा धोना हो, उस पर रंग चढ़ाना हो, किसी भी प्रकार का काम हो, बहुत बड़े लेवल पे काम स्टार्ट होने लगा। और इन सब का जो हब था वो एक इंडिया भी था हमारा। इंडिया में बहुत होता था ये सब चीज़ काम। पहले कपड़े एकदम जहाज में भर भर के कपड़े विदेश जाते थे, यूरोप जाते थे। आगे, बट द क्राफ्ट पर्सन्स वेयर नो मोर इंडिपेंडेंट। लेकिन बिजनेस बढ़ तो रहा था, लेकिन जो क्राफ्ट पर्सन थे, मतलब जो बनाते थे कपड़ों वगैरह को, क्या वो अपना बिजनेस अपने मन से कर पा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। इनके ऊपर अब कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? अंग्रेजों का कंट्रोल था। अंग्रेज बोलते थे कि तुमको हमारे लिए ही काम करना है, दूसरे लिए करोगे तो फिर तुमको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा होता था इंडिया में कि बहुत सारे लोगों को अंग्रेज सीधा बोल देते थे कि तुम यदि हमारे लिए काम नहीं किए तो तुम्हारा घर जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बेचारे डर के मारे अंग्रेजों के लिए कपड़ा बनाते थे सस्ते में, और सस्ते में बना के कपड़ा उनको बेच देते थे। तो इस तरीके से हमारा काम चलता था। मतलब बिजनेस तो बहुत बढ़ा, लेकिन केवल फ़ायदा किसको हुआ? अंग्रेजों को हुआ। इंडिया में जो लोग कपड़ा बना रहे थे उनको फ़ायदा कहाँ हुआ? है ना, जो जितना उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था उनको उतना फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, आगे नेक्स्ट, they now began to work on a system of advances which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agent। अब वो लोग काम कैसे करने लगे? मतलब सोचो, जो आदमी पहले एकदम आज़ाद होकर अपना काम करते थे, कपड़ा बनाते थे, मार्केट में जाके बेचते थे, अब वो आदमी अंग्रेज के अंदर में काम कर रहा है। और काम कैसे कर रहा है पता है? अंग्रेज पहले ही आ रहा है, सारा सामान वगैरह सब कुछ उस आदमी को दे दे रहा है, बोल दे रहा है कि ये लो सामान, ये सब कुछ लो, हम 10 दिन में आएंगे और 10 दिन में सारा काम हो जाना चाहिए। और कुछ पैसा भी मिलता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा मिलता होगा या कम मिलता होगा? बहुत कम। मतलब देखो सिस्टम कैसे काम करता था उसको बताते हैं। होता क्या था, जैसे मान लो गांव है, उस गांव के लोगों का यही काम है कपड़े को बनाना और मार्केट में बेचना। तो अंग्रेज क्या करते थे, अपने सामानों के साथ कपड़ा, सुई, धागा, रंग ये वगैरह सब लेके आते थे, और गांव में सभी आदमी को वो सामान दे देते थे कि भैया तुम ये सामान ले लो, रखो हमारे पास से, और कुछ पैसा भी एडवांस ले लो, और जो हमने सामान दिया है इसका कपड़ा बना के केवल हम ही को बेचना है। इससे होता क्या था, जो लोग कपड़ा बनाते थे उन लोगों को एडवांस मिल गया पहले ही, तो उन लोगों का घर चल जा रहा है अच्छे से, और अंग्रेजों ने सामान दे लिया है, प्रॉमिस भी कर दिया है कि सामान बना के हम किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। तो दोनों का काम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट मिलता था इंडियंस को कपड़ा बनाने के लिए वो बहुत ही कम होता था, जिसमें हम लोगों का मतलब गुजारा भी नहीं हो पाता था। समझा रही है बात? तो इस तरीके से अंग्रेजों ने तरीका निकाला। पहले हम लोग आराम से अपना जीवन जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम आराम से अपना कपड़ा बनाते थे, मार्केट में बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब से अंग्रेज आया है, सबको बोला कि अब तुम कैसे कर सकते हो हमारे रहते हुए बिजनेस, तुम अब हमारे लिए काम करो, हमसे पहले ही एडवांस ले लो, सामान हमसे ले लो, बस इतने टाइम पे 10 दिन के अंदर ये सामान बना के रेडी करके रखना। ऐसा सिस्टम वहाँ पे चलने लगा। आगे देखते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास बिकेम इंपॉर्टेंट सिटीज इन द 18th सेंचुरी। और इस मायने में, कपड़ा के मायने में, मसालों के मायने में, हमारा बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास बड़ा इंपॉर्टेंट शहर बना। उस समय पे यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे अंग्रेज बिजनेस करते थे, यहाँ से सस्ते में कपड़ा मसाला खरीदते थे और अपने देश और अलग अलग देश में जाके महंगे दाम में उसको बेच देते थे। आगे, द यूरोपियंस एस्टैब्लिश्ड ब्लैक टाउन्स इन दीज न्यू सिटीज एंड मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस वेर मेड टू मूव देयर। देखो क्या लिखा हुआ है, द यूरोपियंस एस्टैब्लिश्ड ब्लैक टाउन्स
in these new cities and merchants and artisans were made to move there. The white rulers occupied the superior residences of Fort St. George in Madras और Fort St. William in कलकत्ता। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे अंग्रेजों ने खास करके बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, यहाँ पे अंग्रेजों ने जो चाहा अपने मन से वो किया, इसीलिए कहा इसको कहा जाता है ब्लैक टाउन। क्या कहा जाता है? ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन का मतलब हुआ कि पहले शहर बहुत अच्छा था, सब कुछ एकदम खुशहाली से अपना चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने आके यहाँ के सिस्टम को ही बदल दिया, सबको अपने अंडर में ले लिया। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीज़ हुआ। उसके बाद जो हमारा टाउन बिल्कुल सुंदर हुआ करता था उसको क्या बना दिया गया? ब्लैक टाउन बना दिया। ब्लैक टाउन का मतलब काला शहर नहीं, ब्लैक टाउन का मतलब है कि पूरा सिस्टम ही वहाँ का क्या कर दिया? खराब कर दिया, चेंज कर दिया। लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, अंग्रेजी पूरा प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। उसके बाद और क्या हुआ? खास करके हमारे मद्रास और कलकत्ता में, मद्रास जिसको आप आज चेन्नई बोलते हैं, मद्रास का मतलब जिसको आप आज चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो जिसको आप चेन्नई बोलते हैं आज, वो पहले क्या था? मद्रास था अंग्रेजों के टाइम पे। तो मद्रास और कलकत्ता में खास करके अंग्रेजों ने ज़्यादातर अच्छे अच्छे जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्ट संत जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट संत विलियम इन कलकत्ता। ये दोनों बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस जगह है। फोर्ट संत जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट संत विलियम कलकत्ता में, बहुत फेमस अच्छा जगह है। इन दोनों जगहों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया रहने के लिए, और वहीं से वो लोग अपना सारा बिजनेस वगैरह ऑपरेट करते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया में अंग्रेजों ने भरपूर तरीके से लूटपाट मचाया। जो हमारा शहर इतना खुशहाली का शहर था, लोग अपना अपना काम अच्छे से करते थे, उसको इन्होंने ब्लैक टाउन बना दिया। ब्लैक टाउन का मतलब हो गया अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने केवल इस्तेमाल किया, हमारे फ़ायदे के बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो अब बताइए चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सब कुछ? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। चैप्टर थोड़ा लंबा था, लेकिन हाँ, हिस्ट्री का है तो लंबा होता ही है थोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी था। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो एक बार कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।